यूक्रेन ने हमले के बाद, यूक्रेन पर हमले के बाद, रूस हमले के बाद यूक्रेन ने जो पहला बयान दिया है, वो बयान क्या है वो दर्शकों से साझा करें। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि रशिया की ओर से हमले हुए हैं और यूक्रेन ये कह रहा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, दुनिया पुतिन को रोके। तो यूक्रेन ने इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से अपील की है कि जो कार्रवाई रशिया यूक्रेन पर कर रहा है उसके खिलाफ दुनिया भर के मुल्क एकजुट हों। अब ऑफिशियली यूक्रेन ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि रशियन ट्रूप्स की ओर से, रशिया की ओर से यूक्रेन पर हमले हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव में धमाकों की खबरें हैं। 5 मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए हैं, 5 धमाके हुए हैं। ये खबर भी आ रही है कि कीव की जो कीव राजधानी यूक्रेन की, वहां के एयरपोर्ट पर रशियन एयरफोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। मेरे साथ लगातार अभिजीत अय्यर, सुशांत सरीन सर जुड़े हुए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे भी इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकित त्यागी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, तमाम कोशिश हुई जंग टल जाए, लेकिन रूस ने किसी की नहीं सुनी, हमले तेज हो गए हैं और अब तो यूक्रेन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। देखिए, जो डिप्लोमेसी का समय था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। रशिया ने जो अब व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से आके ये पूरा अनाउंसमेंट किया, उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ये बात को, लगातार जो एस्केलेशन आप देख रहे हैं, इसको आप देखिए कि उन्होंने किस तरीके से अमेरिका और यूरोप को टेस्ट किया। सबसे पहले आके उन्होंने कहा कि हम इन जो रीजन है, पहले फ्रांस के साथ बातचीत करते हैं, उस बातचीत के बाद वो तैयारी करते हैं। इस बीच में वो सीधा सीधा कहते हैं कि हम जो 2 रीजन है, जो प्रो रशियन रीजन जिनको कहा जाता है, चाहे डोनेट्स्क या लुहांस्क, दोनों रीजन में वो उनको इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं और इंतजार करते हैं कि किस तरीके से वेस्ट जो है, अमेरिका और बाकी जो यूरोपियन देश हैं, वो कैसे इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया उनकी बिल्कुल रशिया की एक्सपेक्टेड लाइंस पर होती है। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात होती है, उससे कहीं पर भी शायद कोई परेशानी रशिया को अभी दिखाई नहीं पड़ी। और उसके बाद आज व्लादिमीर पुतिन ने सीधे आके कह दिया कि हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने वॉर शब्द का, युद्ध का प्रयोग नहीं करा, सीधे कहा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हम कर रहे हैं। और उसके बाद से आप जो डॉनबैस और डोनेट्स्क इलाके हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि शेलिंग भी हो रही है लगातार। उसके बाद जिस तरीके का इस वक्त माहौल बना हुआ है, एक फुल स्केल रशियन इन्वेजन क्या यूक्रेन के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखें तो एस्केलेशन की जो लैडर है, उसका सबसे पहला स्टेप ही रशिया ने ये करके लिया है कि जो एरिया से, जहां पर उनको लगता है कि प्रो रशियन लोग रहते हैं, वहां पर उन्होंने अपनी फौज को उतारा है। उससे पहले आप एक्सप्लोजन देखेंगे, रशिया साइबर अटैक भी अब बढ़ाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो यूक्रेन मिलिट्री है, उसको सीधा सीधा प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि आप हमारी फोर्सेस को एंगेज ना करें, वरना आपके नतीजे बहुत खराब होंगे। उन्होंने बाकी देशों को भी, क्योंकि इस वक्त जो बातचीत का समय था, जैसे हम बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी का जो समय था, वो खत्म हो चुका है। अब देखना यह होगा कि जो वेस्ट है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और साथ ही साथ अमेरिका, इसके अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने सिर्फ ये कहा है कि हम इस पे और सीवियर सैंक्शंस लगाएंगे। लेकिन इस समय यूक्रेन की सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं उनको मिलिट्री हार्डवेयर मिले। उनको जी अंकित, अब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन बड़ी खबर आपसे बता दें, साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि रूस पर हमले, रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। अमेरिका की या जो यूरोप है, उसके पास अभी इतनी क्या वो मिलिट्री के तौर पर यूक्रेन की सुरक्षा करने के लिए या उनको मदद करने के लिए सामने आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। इसमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन अभी ना तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ना ही नेटो का मेंबर है। नेटो का जो चार्टर है वो कहता है कि अगर किसी भी देश का, उनके जो सहयोगी देश हैं, उसके ऊपर कोई हमला करता है तो वो इकट्ठे मिलकर उसका सामना करते हैं, लेकिन अभी तक वो मेंबर है नहीं। तो अगर रशिया के इस हमले के जवाब में अगर सिर्फ बात होती रहती है इकोनॉमिक सैंक्शंस की, जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम इसका पूरा जवाब देंगे, पर अगर वो जवाब फिलहाल इकोनॉमिक सैंक्शंस ही होता है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट पुतिन को रोकने की इस वक्त उनको कोई भी गरज होगी। लेकिन ये भी देखना जरूरी होगा कि क्या इस पूरे जो अभी शुरुआत अभी जो हो रही है, वो क्या कीव तक पहुंचती है, क्या जो यूक्रेनियन फौजी हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, वो वहां पर उनको एंगेज करते हैं, क्योंकि उसी पर
उसी पर यह तय होने वाला है कि किसी न किसी तरीके से क्या ये एक बड़ी फुल स्केल वॉर में तब्दील होती है या नहीं। अगर इस वक्त आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूएन वहां पर पूरी एक इमरजेंसी मीटिंग कर रही है। रशिया के जो एम्बेसडर है वहां पर उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि देखिए हम यहाँ पे लोगों को, सिविलियंस को बचाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें और उनकी अगर पूरी आप पॉलिटिकल हिस्ट्री भी देखें, अभी भी कहीं ना कहीं उनको एक सपना पालते हैं कि एक जो पुरानी रशियन एम्पायर होती थी, सोवियत यूनियन बिखरने से पहले व्लादिमीर पुतिन कई बार ये कह चुके हैं कि सबसे बड़ा उनको जो सदमा है या सबसे बड़ा जो उनको दुख है वो इसी बात का है कि सोवियत यूनियन जिस तरीके से बिखरा, और उसका सपना शायद वो अभी भी लेके कहीं ना कहीं चलते हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि उनके जो आसपास के जो पूर्वी पहले सोवियत यूनियन के हिस्सा होते थे देश, वहां पर उनका इंटरफेरेंस कितना ज्यादा रहता है। जहां तक नेटो की बात है, जब भी यूक्रेन में, कीव में प्रो वेस्ट यानी कि कोई भी ऐसी सरकार बनती है जो अभी माना जा रहा है, जो अभी वहां के प्रेसिडेंट है उनकी जो सरकार है वो प्रो वेस्ट है, अमेरिका और यूरोप के साथ देने वाली सरकार है। काफी समय से नेटो में उनके जाने की बातचीत भी चल रही थी। उसी को देखते हुए ये पूरी जो टेंशन है वो बढ़ी है। रशिया ने हमेशा जो डॉनबास और लुहांस्क एरिया है, उन दोनों एरियाज में जो वहां पर उनके सपोर्टर्स हैं, यानी कि रशियन मूल के जो लोग हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी रशियन पासपोर्ट वहां पर इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया है किसी भी प्रो वेस्ट गवर्नमेंट को, यानी कि जो अमेरिका और यूरोप के साथ या झुकाव जिसके सरकार का रहता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं सीधे सीधे बात करूं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो द्वितीय विश्व